पास्ट पेपर सॉल्यूशंस के अंदर जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएगी। राइट जी, कुछ बच्चे एंड पे आ गए हैं। राइट, सो वी स्टार्टिंग, मैंने पहले ही पेपर वगैरह आपके सब निकाल के रखे हैं। ये चीज़ ये हमारा है P2 मई जून 20, मई जून 20, नो 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 नो, एक सेकेंड जी, मैं गलत पेपर निकाल दिया था। मार्क्स स्कीम ठीक निकली लेकिन पेपर गलत था, तो लेट मी जस्ट क्विकली टेक आउट द करेक्ट पेपर। ये देखो ना, ये बच्चे बाद में आते हैं तो उसकी वजह से ज़रा प्रोडक्टिविटी में कमी आती है। तो यहाँ पे कहीं पेपर होना चाहिए, नहीं तो मैं जल्दी से उसको डाउनलोड कर लूँगा। 22 डैम, नहीं है शायद, नहीं है। चलिए मैं बच्चे को एंट्री दे दूँ और उसके बाद जो है मैं पेपर निकालता हूँ। राइट जी, तो मैं आप लोगों के ग्रुप्स में से ही पेपर निकाल लेता हूँ रादर देन गोइंग टू द इंटरनेट। यहाँ एग्जाम प्रेप ग्रुप में से मैं किसी में से निकाल लेता हूँ 22 का पेपर, और इसको मैं सेव भी कर देता हूँ फॉर लेटर। ये लगा तो हुआ तो, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। राइट जी, सो हियर इज द पेपर। इसका कंटेंट रिमूव्ड है, तो कई बच्चे कह रहे थे कि सर ये सॉल्व नहीं हो सकता। ये सॉल्व हो सकता है कंटेंट के बगैर भी। यस, थोड़ा मुश्किल होगी, वो हम मार्क्स की में जाके देखेंगे, आइडिया हो जाएगा कंटेंट में क्या था। इकोनॉमिक ग्रोथ इन रशिया हैज स्लोड टू वेल बिलो द ग्लोबल एवरेज। ग्रोथ स्लो होने का मतलब क्या है कि जीडीपी बढ़ रहा है, रियल जीडीपी, लेकिन स्लोअर स्पीड पे। ये नहीं कि गिर रहा है, नेगेटिव आउटपुट नहीं हो रही, रिसेशन वगैरह नहीं है। आई थिंक समबडी इज ट्राइंग टू एंटर। अच्छी है। राइट, सो लेट्स गेट बैक टू द पेपर जो हम कर रहे थे। यहाँ कहीं मैंने रखा हुआ है जी, ये वाला पेपर। ओह माय गॉड, ये बच्चे जो बाद में आते हैं ना, इनकी वजह से सारी क्लास डिस्टर्ब हो रही होती है। बच्चों ज़रा टाइम पे आया करो प्लीज़, आई कीप रिक्वेस्टिंग, और आप लोग लेट करते रहते हैं। सो जस्ट यू नो, फॉर द सेक ऑफ एवरीवन एल्स, कम ऑन टाइम। तो ये पेपर है, राइट जी, सो ये पेपर है हमारा। आई होप नाउ वी कैन गेट स्टार्ट विद इट। और ये देखो, इसमें कुछ रिमूव हुआ है कंटेंट लेकिन स्टिल हमें काफ़ी कुछ करने का मौका मिल जाएगा। अब पहला देखिए ज़रा क्वेश्चन, कंपेयर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन रशिया इन मार्च 15 विद दैट इन मार्च 20। तो क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझिएगा, वो पूछ क्या रहा है। एक मार्क सिर्फ पूछ रहा है आपसे कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन रशिया का जो था, दो पीरियड्स उसने दिए हुए हैं यहाँ पे। क्या कह रहे हैं जी कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो रशिया का था मार्च 15 में, उसके क्या हालात थे, उसको कंपेयर करो मार्च 20 से। जरा जल्दी से इसको देखें, और आप में से कोई बच्चा मुझे बताओ इन्फ्लेशन रेट क्या हुआ है मार्च में? डिक्रीज हुआ है, दैट इज द आंसर। यू डू नॉट नीड टू सपोर्ट इट विद द फिगर्स, ठीक है। तो आप, बहुत दिल करता है आप कह दो इट वाज अराउंड 16% एंड नाउ इट्स जस्ट अबव 2%। सो इन्फ्लेशन रेट हैज फॉलन। मैं एहतियातन इसमें लिख लूंगा विच मीन्स डिसइन्फ्लेशन। प्राइसेस गिर नहीं रही, स्लो स्पीड पे बढ़ रही हैं। सो एवरीबडी टोटली क्लियर विद द 1 मार्क हियर? दिस इज एन इजी मार्क। अब दूसरा पार्ट, व्हाट हैज हैपेंड टू प्राइस लेवल ओवर दिस पीरियड? प्राइस लेवल क्या हुआ? इट हैज रिजन, it has increased, it has risen, it has gone up. Prices of goods and services have increased, something like that. Shall fetch you 1 mark. तो ये 2 मार्क्स बहुत आसान से आपके पास आ गए। अब अगला क्वेश्चन है, इसके लिए भी हमें डेटा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाट कुड हैव। कुड हैव में आप कोई भी अच्छी इकोनॉमिक रीजन दे दें तो आपको मार्क मिल जाता है। एक्सप्लेन व्हाट कुड हैव कॉज्ड रियल वेजेस इन रशिया टू डिक्लाइन बिटवीन 16 एंड 18। कौन ट्राई करेगा इसको? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन।
काफी करीब आए हो अब्दुल्ला, थोड़ी सी एक बात और करनी है आपने इसमें। हाँ जी, पूरी बात करें, हम ना पूरी बात करें। मेक सेंस, मेक सेंस। सबसे पहले तो वो उसमें समझना आपसे क्या चाह रहा है कि बच्चे को रियल वेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो व्हाट इज रियल वेज? परचेजिंग पावर ऑफ द वेज। ठीक है, रियल वेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपसे वो चेक करना चाह रहा है। तो बेसिकली आपने कहना है real wages in Russia may have declined due to inflation rate being higher than rise in nominal wages. Yeah, wages might have fallen due to cost of production rising, whatever firms did not raise wage or reduced wages to cut cost, and inflation was positive. Hence, the purchasing power, real wages for Russian workers declined. किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? रियल वेज, श्योर मेरा बेटा। रियल वेज का कॉन्सेप्ट क्या है? परचेजिंग पावर। देखो, जो आदमी पाकिस्तान में 1990 में 1 लाख रुपए तनख्वाह लेता था, ही वॉज अ किंग। बहुत कुछ उसके पास खर्च करने के लिए, मतलब बहुत कुछ वो खरीद सक रहा था अपने उस पैसे में। अब जो बंदा लाख रुपए कमा रहा है वो बिल्कुल बेसिक सी लिविंग गुजारा कर रहा होगा। सो ये है रियल वेज गिरना, क्योंकि महंगाई ज्यादा हुई है और वेज थोड़ी बढ़ी है। सो आप क्या बोलोगे? रशियन रियल वेजेस माइट हैव डिक्लाइंड because inflation rate was faster than rise in real wage, and wage rate may not have increased that much or reduced even because of rise in cost of production, and firms might be willing to cut wages to reduce cost. ठीक है, या लेस पावर ऑफ ट्रेड यूनियंस विच कुड नॉट फोकस ऑन रेजिंग वेजेस, कुछ भी ऐसी रीजन दे दो। अब समझ आ गया मेरे बच्चों, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें। जी बेटे। um, जुर्मा ने यहाँ पे कहा है कि जी, अगर मैं इन्फ्लेशन की कोई रीजन दे दूं, उससे भी जस्टिफाई होता है, लॉजिकली जस्टिफाई होता है। लेकिन जुर्वा, आई नो दीज सी आई पीपल, आई डोंट थिंक दिल बी लुकिंग एट दैट एंगल। वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट तेज बढ़ा है, वेज रेट स्लो बढ़ा है, तो वेज रेट स्लो क्यों बढ़ा है या गिरा है, उस पर फोकस ज्यादा रखिएगा। ठीक है। तो वो क्या है, रियल वेजेस, बिल्कुल यही कह रहा है कि रियल वेजेस क्यों गिरी हैं। इसलिए गिरी है कि इन्फ्लेशन रेट फास्टर बढ़ा है, वेज रेट या स्लोअर बढ़ा है, या वेजेस गिरी हैं। समझ रहे हो? फिक्स वेजेस की बात भी कर सकते हो, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है, वेज नहीं बढ़ी, ड्यू टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्कर्स ने बॉन्ड साइन किए थे कि हम हाई वेज नहीं मांगेंगे, ट्रेड यूनियंस की पावर नहीं थी, कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देना। क्लियर ऑन दिस जी? ओके गुड। तो ये चार में से 3 मार्क्स तो मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ यू विल गेट इट। लेट्स मूव ऑन टू 4 मार्कर, फर्स्ट वन। फिर छः छः वाले रिलेटिवली टफर होते हैं। एक्सप्लेन वेदर, कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, लेट मी चेक कि वो कोई क्लास में एंट्री वाला का इशू तो नहीं है। अब आई डोंट नो, अभी मैं अब्दुल्ला ये बाद में चेक करूंगा, अभी मैं क्लास में हूँ। एक्सप्लेन वेदर, अच्छा अब इसमें डेटा में कुछ लिखा होगा कि गवर्नमेंट जो है, रशियन गवर्नमेंट फ्री स्कूल लंचेस प्रोवाइड कर रही है। सो एक्सप्लेन वेदर स्कूल लंचेस प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज बाय द रशियन गवर्नमेंट वुड बी क्लासिफाइड एज प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स। और लास्ट ईयर जब ये पेपर आया था, बच्चों ने इसमें बहुत गलतियां की। सो आई वांट अ सॉलिड आंसर फ्रॉम वन ऑफ यू। तसल्ली से सोचें इसके 4 मार्क्स कैसे लेने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म। एक्सक्लूडेबल भी है, बिल्कुल है, राइवल भी है। बहुत अच्छे, आप लोगों ने काफी अच्छा स्टार्ट लिया है। सो आई एम डूइंग इट नाउ। कंप्लीट आंसर, classification of goods in economics is done through excludability and rivalry. ठीक है? Now the free lunches, despite the fact that they're being provided for free, they are excludable.
अगर एक बच्चे को लंच बॉक्स मिल गया, दूसरे को वो लंच बॉक्स नहीं मिलेगा, एक्सक्लूडिबिलिटी आ गई। फिर जी देर इज राइवलरी, जितने लंच बॉक्स डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे उतने कम बचते जाएंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द किड्स, तो राइवलरी भी इसके अंदर है। फ्री प्रोविजन का कोई ऐसी बात नहीं है कि वो पब्लिक गुड बन जाए, स्कूल फी ले रहा है और उसमें से प्रोवाइड कर रहा है, नेचर ऑफ द लंचेस इज प्राइवेट गुड। तो सब ने बहुत सही बताया, किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो, दे आर नॉट नॉन एक्सक्लूडेबल, दे आर नॉट नॉन राइवल, दे आर क्लियरली प्राइवेट गुड। एक मार्क मिलेगा एक्सक्लूडेबिलिटी समझाने का, एक मार्क मिलेगा राइवलरी समझाने का, एक मार्क प्राइवेट गुड है और क्यों प्राइवेट गुड है वो बताने के लिए चौथा मार्क मिलेगा। सो आप लोगों ने जिस तरह जिन दो चार बच्चों ने बोला था, बहुत अच्छा आंसर दिया था। किसी के माइंड में ये पब्लिक गुड आ रही थी? जी मेरा बेटा। आपके ख्याल स्ट्रीट लाइट, एक मिनट ठहर जाइए बेटे, आपके ख्याल में स्ट्रीट लाइट फ्री है? हम ना, आपके ख्याल में डिफेंस फ्री है? ये बेटा, ये बेटा टैक्स लेती है गवर्नमेंट, उससे प्रोवाइड करती है, वो फ्री गुड सिर्फ सनलाइट वगैरह है। फ्री होना पब्लिक गुड की निशानी नहीं है। टाइप ऑफ गुड को देखो ना, एक्सक्लूडेबिलिटी और राइवलरी पे जज करो। यस फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है, इसमें से फ्री मार्केट प्रोवाइड नहीं करती पब्लिक गुड्स, लेकिन फ्री नहीं है वो, फ्री राइडर प्रॉब्लम है। अब समझ आ गया हम ना? वेरी सिंपल, एक्सक्लूडेबल है कि नहीं, राइवल है कि नहीं, उसके बाद प्राइवेट में आ जाएगा या पब्लिक में आ जाएगा। एनीवन, एनी क्वेश्चन? जी जी जी। रिजेक्टिबिलिटी का बिल्कुल लेके आ सकते हो, बिल्कुल लेके आ सकते हो। जी बेटे, सबको समझ आ गया? शैल आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? जी जी जी। एक्सक्लूडेबिलिटी मीन्स, एक्सक्लूडेबल इस तरह है कि जो बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता उसको ये फ्री लंच नहीं मिलेगा। कुछ समझ आई बात? यस दैट्स, एक्सक्लूडेबिलिटी का फैक्टर क्या है कि या तो आप पैसे देके खरीदोगे वरना आपको नहीं मिलेगी, या फिर सर्टेन कंडीशंस मीट होंगी तो आपको मिलेगी। इस केस में एक्सक्लूडेबिलिटी क्यों है? जो बच्चा स्कूल गोइंग नहीं है, चाहे छोटा बच्चा है, उसको फ्री लंच नहीं मिलेगा। गॉट इट नाउ? स्ट्रीट लाइट्स, कोई बच्चा स्कूल जाता है या नहीं जाता, स्ट्रीट लाइट का बेनिफिट लेता है। समझ रहे हैं? तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन पे काफी लास्ट ईयर भी हुआ एंड ट्राई हुआ था कि क्या इसका सही आंसर है। तो बच्चों ने ये गलत किया था। एक बच्चा कह रहा है जी लेट मी इनटू द क्लास। ओ काफी सारे बच्चे। राइट जी, समझ आ गया सबको या कोई क्वेश्चन यहाँ पे इस पर्टिकुलर उसके बारे में? ओके लेट्स मूव ऑन। अब जी हमारे पास क्वेश्चन होएगा 6 मार्क का। Assess using aggregate demand and aggregate supply analysis the likely impact of the change shown in table 1.1 upon the rate of inflation in Russia। अब जैसे ही बच्चे ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एनालिसिस पढ़ते हैं वो समझते हैं ग्राफ रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड नहीं है, बना दो वेल एंड गुड, बनाओ तो एक्सप्लेन करो वरना कोई मार्क नहीं है। लेकिन थ्योरी इकोनॉमिक बतानी, एनालिसिस उसने पूछा है, ग्राफ नहीं बोला। ठीक है, तो ये क्लियर हुई बात आपको? ओके मैं आपको टेबल 1.1 दिखाने जा रहा हूं। देखिए उसमें ऐसा क्या है कि इन्फ्लेशन कॉज हुई है रशिया में या नहीं हुई, जो भी 15 से लेके 19 तक का उन्होंने गवर्नमेंट का बजट बताया हुआ है एज अ परसेंटेज ऑफ नेशनल आउटपुट। वेरी गुड वेरी गुड, बोले। बहुत अच्छे, हाफ हाफ बात आप लोगों ने ठीक कर दी। तो सबसे पहले स्टार्ट करो टेबल, हाँ सबसे पहले स्टार्ट करो टेबल 1.1 shows Russian government budget turned from a deficit to a surplus which can be due to reduced government spending and or increase in taxes। समझ आ गया?
Now, increase in taxes and reduce spending will reduce G and C components of aggregate demand, government spending and consumption. Aggregate demand curve will shift to the left, बनाना चाहो बना दो. As a result, कौन सी inflation कम हो जाएगी? Demand, हाँ, demand पर inflation कम हो जाएगी. ये आपने सही बात कर दी. अब मुझे बताएं, थोड़ा सा और इस पे बात करते हैं. कॉस्ट पुश पे क्या असर आएगा जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस करती है, स्पेशली सब्सिडीज अगर वो हटा दे, कॉस्ट पुश या इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ेगी. और उसने बोला हुआ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एनालिसिस, तो आप बताएं. एग्रीगेट सप्लाई विल शिफ्ट टू द लेफ्ट कॉजिंग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. अब जी ओवरऑल इन्फ्लेशन पे इफेक्ट will depend on the net effect of fall in aggregate demand and fall in aggregate supply. Whichever was bigger will determine the rate of inflation. Seems like aggregate demand fall was greater, ठीक है, because inflation rate has reduced in Russia. ये मेरा कंक्लूजन था. इनपे नेट इफेक्ट पे डिपेंड करेगा. बात समझ आ गई बच्चों, या एक बार फिर बता. वैसे मार्क्स की मैंने आपको दिखानी है. यस यस. बेटे जब भी 6 मार्क का क्वेश्चन हो, असेस लिखा हुआ है, डिस्कस लिखा हुआ है, कंसिडर वेदर लिखा हुआ है, तो इवैल्यूएशन तो लाजमी है. 4 मार्क्स मिलेंगे आपको. क्यों इन्फ्लेशन कम या ज्यादा होगी? 2 मार्क्स हमने कैसे लिए? रशियन गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम की, टैक्सेस बढ़ाए, उसकी वजह से डिस्पोजेबल इनकम कम, फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम, तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों विड्रॉ होंगे, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, डिमांड पर इन्फ्लेशन कम होगी. ग्राफ बनाना चाहें बना दें. फिर जी, अगर गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम की थी बाय रिड्यूसिंग सब्सिडीज और टैक्सेस बढ़ाए थे इनडायरेक्ट, तो उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी, एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा. 2 मार्क्स यहाँ पे आ गए. इवैल्यूएशन में what will happen to the rate of inflation will depend on the net shift of aggregate demand and aggregate supply. जो बड़ा था उसके हिसाब से होगा. डेटा क्या शो कर रहा है कि इनका इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, तो लगता है कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा गिरी है एग्रीगेट सप्लाई की बढ़ने से. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? देखो बेटे, मैं अगर आप कहते हो तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए. आप कर सकते हो, आप कर सकते हो. देखो लेकिन अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ कंजंक्चर. कंजंक्चर मींस गेस वर्क. तो हमारे पास कोई क्लियर डेटा नहीं है. हमें सिर्फ उसने बेसिक बातें बताई हैं. डेटा भी रिमूव्ड है, तो यू कैन, अगर डेटा में ऐसी कोई बात थी. अब देखो बेटे, इसका ग्राफ बड़े ध्यान से, खाली प्राइस बच्चे लिख के चले जाते हैं, सारे मार्क्स लूज. जरूरत नहीं थी, उसने मांगा नहीं हुआ था, उसने एनालिसिस मांगे हुए थे. लेकिन दिस विल रियली हेल्प यू एनालाइजिंग एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड. अब ये इक्विलिब्रियम था, ये प्राइस लेवल था, और ये नेशनल इनकम जीडीपी था. मैं एग्रीगेट डिमांड को ज्यादा गिरा रहा हूं आमना, और एग्रीगेट सप्लाई को कम गिरा रहा हूं. फॉलो कर रहे हो मेरी बात? तो देखो, नया इक्विलिब्रियम आया, यहाँ पे प्राइस लेवल गिर गया क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा गिरी थी और एग्रीगेट सप्लाई कम गिरी थी. नेट इफेक्ट क्या है? इन्फ्लेशन कम हो गई. ओके जी. एनी क्वेश्चंस बच्चों? जरूर लिखें. आपने अपने एनालिसिस तो पूरे देने हैं ना, पूरी बात करनी है आपने. कॉस्ट पुश पे भी, डिमांड पुल पे भी, हम कई बार अब क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसकी सेंस मेरे ख्याल में क्लास को बनना शुरू हो गई है. राइट जी, एवरीवन क्लियर? बिफोर वी मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. जब उन्होंने बात की कि यार गवर्नमेंट ने टैक्सेस यार बढ़ाए होंगे या स्पेंडिंग कम की होगी, तो डिस्पोजेबल इनकम का रेफरेंस आ सकता है ना. या लास्ट पार्ट जी, डिस्कस वेदर. अगेन फासिया, ये जिस बच्चे ने भी पूछा था, डिस्कस आए, असेस आए, कंसिडर वेदर आए, डू यू थिंक आए, मींस इवैल्यूएशन और एक कंक्लूजन देना है आपने. डिस्कस वेदर द ह्यूज डिक्रीजेस इन द प्राइस ऑफ ऑयल and the fall in value of the ruble, Russian currency, might bring more opportunities than threats to the Russian economy. अब I'm telling you, majority of kids इस क्वेश्चन को देख के वैसे ही फ्लैट हो जाएंगे कि ये क्या है जी, रशियन इकोनॉमी, रूबल, प्राइस ऑफ ऑयल, ये हुआ क्या? डेटा नहीं है,
बट स्टिल हम बेसिक्स कर सकते हैं यहाँ पे, और बाद में मार्क्स स्कीम से टैली कर लेंगे कि किस हद तक हमने ठीक किया। आप बच्चों को इसका कुछ आइडिया हो रहा है? मुझे पहले बताएं। लेट्स से वैल्यू ऑफ रूबल की बात करते हैं। अगर रशियन करेंसी फॉल हुई है, डेप्रीशिएट हुई है, उससे क्या अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं और फिर क्या थ्रेट्स आ सकते हैं? शाबाश। यस, रशियन एक्सपोर्ट्स विल, yes, Russian exports will become competitive. They'll become more internationally, competitive. Their demand will rise, और as a result, रशिया अगर डिमांड, अब यहाँ पे मेन चीज, अगर डिमांड इलास्टिक है तो उनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा। साथ में रूबल सस्ता होने की वजह से इंपोर्ट्स पे क्या असर पड़ेगा? इंपोर्ट्स हो जाएंगी एक्सपेंसिव, और अगर डिमांड इलास्टिक है, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम होगा, उससे एक्स माइनस एम में इंजेक्शन आएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होएगी, जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, और आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट आया। कितना ज्यादा आराम से आपने कर लिया, सब कुछ आपको पहले ही मालूम था। सो डू नॉट वरी अबाउट रशिया। यस यस यस। हाँ, अभी हम सिर्फ वो कर रहे हैं ना मेरा बेटा, बेनिफिट्स। तो एक ही चीज पे फोकस रखते हैं, बाद में हम अब उस पे आते हैं। बिल्कुल सही जा रहे हो हम ना। सो डोंट मिक्स अप द पॉइंट्स। हमें यहाँ पे दो एक मार्क्स लेने थे अपॉर्चुनिटीज के, रूबल के लिए। और अब बात करते हैं प्राइस ऑफ ऑयल जो रशिया की गिरी है। रशिया एक मेजर एक्सपोर्टर है दुनिया का ऑयल का, आपको आजकल पता होगा, पाकिस्तान भी उनसे रशिया से ऑयल लेने की कोशिश कर रहा है। इनकी मेन एक्सपोर्ट ऑयल है। ऑयल की डिमांड अक्सर क्या होती है, इलास्टिक या इनइलास्टिक? वेरी inelastic, basic necessity है। तो as a result, fall in price of oil will bring problems for Russian economy. Their main export is oil, उनका रेवेन्यू गिरेगा, लेकिन उनकी डोमेस्टिक फर्म्स को कोई फायदा होगा ऑयल सस्ता होने का? शाबाश। इसी तरह बेटे आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस लाइक आई एम आस्किंग यू, और आपका आंसर बड़ा फिट हो जाएगा। जो आ रहे हैं क्लास में उनको बहुत इंशाल्लाह ताला फायदा होगा। तो एज ए रिजल्ट, सस्ता ऑयल, लोकल फर्म्स की कॉस्ट कम हुई, उसकी वजह से वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर सके, कंपेटिटिव हो गए। सो ये अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन थ्रेट्स क्या है? अगर डिमांड इन इलास्टिक थी तो फॉल इन प्राइस ऑफ ऑयल, वैल्यू और फ्यूबल फॉल होने का नुकसान होगा इनको, और एज ए रिजल्ट इनका जो डेफिसिट है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है इन द लॉन्ग रन। समझ आ गया मेरा बेटा? सॉरी बेटे, बहुत दफा कर चुके हैं। चलें, हमारी करेंसी नीचे गई है, हमारी मेन एक्सपोर्ट सस्ती हुई है। अगर डिमांड इन इलास्टिक थी तो रेवेन्यू गिरता है ना एक्सपोर्ट से, और इंपोर्ट पे एक्सपेंडिचर बढ़ता है ना। बिल्कुल, बिकॉज इन इलास्टिक डिमांड थी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही है, वैल्यू बढ़ रही, बिल्कुल सही है। अब समझ आया जिस बच्चे ने मुझे यहाँ पे पूछा था कि डेफिसिट कैसे होगा, आपको समझ आया मेरा बेटा? डिमांड इलास्टिक हो तो सरप्लस में जाता है, इन इलास्टिक हो तो डेफिसिट बढ़ता है, अगर करेंसी गिरी है या एक्सपोर्ट सस्ती हुई है। बच्चे समझ आ गया जिस बच्ची ने पूछा था? तो अब कंक्लूजन भी इसी बेस पे है, वैल्यूएशन भी, कि whether or not this gives Russia more opportunities depends on price elasticity of demand. It also depends on external factors like value of other currencies or the level of protectionism other countries might be using against Russia. That will determine whether more opportunities will exist or threats will come to Russian economy. हाउ कैन यू डू वी हैव इन्फॉर्मेशन? डेटा में अगर बहुत साफ होता तो शायद हम बात कर भी लेते। इकोनॉमिक्स में याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनसर्टेन आउटकम्स होती हैं, फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर इलास्टिक डिमांड थी, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आने का चांस है। अगर इन इलास्टिक डिमांड थी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की, थ्रेट्स का ज्यादा खतरा है। तो इट डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर पीईडी, इट डिपेंड्स ऑन अदर करेंसीज, वो क्या कर रही हैं, डीवैल्यू हो रही हैं या रीवैल्यू कर रही हैं उनकी गवर्नमेंट्स, ट्रेड प्रोटेक्शन बैरियर्स वगैरह कितने लगाए हैं रशिया ने या उन्होंने अगले दिनों रशिया के ऊपर। तो हम कभी भी 100% नहीं कह सकते। गौरव जी, अब आपको मार्क्स स्कीम दिखा दूं या ये टोटली क्लियर हो गया? हम्म।
कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। जी बच्चे, मुझे बताएं, मार्शल लर्निंग कंडीशन बिल्कुल यूज हो सकती है इसमें। एनी क्वेश्चंस? डू यू वांट टू सी द मार्क्स स्कीम और शैल वी मूव द पेपर? श्योर श्योर, जल्दी से देख लो, मैंने ये निकाली हुई थी पहले, इसलिए ये देखिए। सबसे पहले तो वो वाला क्वेश्चन, सेक्शन ए का पहले छोटा सा, rate is higher in March, lower in March 20, March 15, lower in March 20, it has fallen, उसका भी एक मार्क है। over the time period, disinflation, इसका भी एक मार्क है। So figures are not required, guidance में वो कह रहा है reference to the rate of inflation is not necessary as this is within the question, do not allow improved, become better, it is lower, vague statement नहीं देनी, rate of inflation has fallen over the time period, it was higher in March 15, lower in 20। अगर किसी को यहाँ पे अनश्योर है तो बताओ 16 था परसेंट मार्च 15 में और सिर्फ 2% के करीब है। दैट विल सेव यू एज वेल। समझ आ गया मेरे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था प्राइस लेवल को क्या हुआ है, प्राइस लेवल हैज रिजन। ग्राफ नीचे आने का हरगिज मतलब नहीं है कि महंगाई कम हुई है, डिसइंफ्लेशन थी, स्लो बढ़ी है महंगाई। Explain what could have caused real wages in Russia to decline. For an understanding that a decline in real wages means prices must be rising more than rise in wages. सबने आपने सही बताया था। For any explanation of a possible valid cause of decline in real wages, उसने यहाँ पे क्या बताया है? आमना यू राइट, इन्फ्लेशन हाई बताने का भी स्कोर है। सरप्लस ऑफ लेबर लीडिंग टू अ फॉल इन वेजेस भी कर सकते हैं आप। फर्म्स कटिंग वेजेस टू रिड्यूस कॉस्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 मार्क्स आपको। दूसरा कैसे आएगा? कोई पॉसिबल रीजन बताओ कि इन्फ्लेशन रेट जैसे डेटा में भी है तेज बढ़ रहा है और वेजेस स्लो बढ़ रही हैं। वेजेस स्लो क्यों बढ़ रही हैं या गिर रही हैं? बिकॉज लेबर सरप्लस हो गई है बहुत ज्यादा, या फिर फर्म्स ने उनकी वेज कट की है, कोई ट्रेड यूनियंस वगैरह स्ट्रांग नहीं थी, वट। समझ आ गया मेरा बेटा? ओके, बी पार्ट, एक्सप्लेन वेयर द स्कूल लंचेस प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज। अब देखो इस वक्त को बचा आ रहा है, डजंट मेक सेंस। मोहम्मद लुक एट द टाइम मेरा बेटा। अच्छा जी, explain whether school lunches provided free of charge by the Russian government would be classified as private goods or public goods. For clear and accurate understanding of what is meant by the term excludable, non-excludable, दोनों में से कोई बता दें, सही है। For clear and accurate understanding of what is meant by the term rivalry and non-rivalry in consumption, ये सबको पता है या मैं एक बार फिर बता दूं? Excludability is once a good is provided, nobody can be stopped from consumption. Rivalry is once consumed by a certain consumer, it is not left for the rest. बाकियों के लिए वो benefit या availability कम होगी. For a correct application of both terms to free school meals, leading to a conclusion that free school meals must be private, not public goods. Guidance में वो क्या कह रहे हैं? Candidates should demonstrate clear understanding of how public and private goods are distinguished by reference to terms non-excludability या excludability, खाली non-rivalry या खाली rivalry. But for the first 2 marks, this does not need to be correctly applied to free school meals. 2 marks जैसे ही आपने excludable, non-rival जो बता दिए, final 2 marks may only be rewarded if the terms are correctly applied to free school meals. Free school meals does not change the type of good. एक लंच बॉक्स एक बच्चे ने खा लिया, बाकियों के लिए अवेलेबल नहीं है, राइवलरी आ गई। जो बच्चे स्कूल नहीं आए उस दिन या स्कूल स्टूडेंट्स नहीं थे, उनको नहीं मिला, एक्सक्लूडेबिलिटी आ गई। Conclusion must be based on fully accurate application. 3 marks, I'm assuming most students should get with the correct, uh, working of it, application of it. चौथा मार्क्स बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को मिलेगा। सबको समझ आ गया बच्चों या कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? The rate number C, assess using AD&AS analysis the likely impact of changes shown in table 1.1 upon the rate of inflation in Russia. For analysis, how the move to a budget surplus will affect aggregate demand through its impact on at least one component. हमने तो पॉज किया, and the likely consequences on the rate of inflation, 3 marks तक। 2 marks को दे रहा है for analysis of likelihood of rate of inflation being controlled that considers the possible impact on aggregate supply, वही जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की हमने बात की थी। 1 mark फॉर कंक्लूजन, नेट इफेक्ट पे डिपेंड करेगा कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा गिरी थी जिससे प्राइस लेवल कम हुआ, या एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा गिरी थी जिससे प्राइस लेवल बढ़ा। तो हम 100% श्योर नहीं कह सकते क्योंकि काउंटर फैक्टर्स हैं दोनों। किसी को यहाँ समझ आ रहा हो मेरे बेटे? समझ ना आ रहा हो बेटे? Great. Last one, G. Discuss whether huge decreases in price of oil
and a fall in value of the ruble might bring more opportunities than threats for Russian economy. सिंपली हम गाइडेंस पढ़ लेते हैं. 3 मार्क्स तक वो अलाउ कर रहा था, दोनों साइड से देगा मैक्सिमम 5, एक कंक्लूजन के लिए रिजर्व होगा. Fall in price of oil is likely to reduce the value of Russian exports and have a negative effect on the current account of balance of payment, but this is only case if the PED is inelastic. A possible opportunity is that cost of production will fall for domestic firms that use oil, and this may impact the Russian economy by making its exports more price competitive. Conclusion there, the impact of the fall in the value of ruble could be positive or negative depending on the PED of Russia's imports and exports. There is a threat, however, that will result from the possible imported inflation, cost push inflation, and this may impact the Russian economy by lowering living standards. हमने इससे बहुत बेहतर और लंबा डिस्कशन किया था. सबको समझ आ गया या थोड़ा सा और इस पे बात करें? आ गया जी, गुड इनफ. लेट्स गो टू द पेपर अगेन. ये तो कोई और पेपर है. अच्छा भैया, चमन इतनी लेट क्यों आई है? अच्छा चमन, आपको क्या चाहिए? सॉरी, आप क्लास में बताएं. कौन सी वाली, कौन सी? अ, अच्छा, आपको वो समझ नहीं आया था, मैं दोबारा बताता हूँ बेटे. आपकी कोई भी चीज की अगर डिमांड इलास्टिक हो और प्राइस गिरे, रेवेन्यू पे क्या असर आता है, मुझे ये बताओ. क्या होता है, क्या होता है? गलत बोल रहे हो फासिया. डिमांड इलास्टिक हो, हाँ बढ़ता है, सॉरी, ठीक है. तो इस केस में हमारा डेफिसिट क्यों होगा? अगर डिमांड इन इलास्टिक हो, प्राइस एक्सपोर्ट्स की गिरी लेकिन डिमांड प्रोपोर्शनेटली कम बढ़ी, रेवेन्यू गिर गया एक्सपोर्ट से. समझ आ रही है चमन? टोटल क्लैरिटी आई है कि नहीं, मुझे बताओ. ओके. काफी सारे बच्चे क्लास छोड़ रहे हैं. हाँ तो करें ना, पूरी डिस्कशन हमने की थी, पूरी डिस्कशन हमने की थी. बेटे देखो, सिंपली अगेन मैं करवा देता हूँ. 3 marks for why Russia will have opportunities. मैं क्वेश्चन सामने कर देता हूँ. 3 marks why Russia would have opportunities. Fall in the value of ruble will make exports cheaper and imports expensive. If their demand was elastic, current account may go into surplus, which will inject X minus M will be injected into aggregate demand. Aggregate demand will increase, unemployment will reduce, growth will occur, living standards will rise, multiplier effect, positive. फिर fall in price of oil, however, will have a negative impact because oil is a necessity and its demand tends to be inelastic. And Russia exports a lot of oil, their revenue will fall, their aggregate demand might fall. क्या पूछ रहे हो? आई एम श्योर डेटा में दिया होगा, आई एम श्योर डेटा में दिया होगा. आप समझ आ रही है अब्दुल्ला? मैंने पूरी बात की थी. 3 मार्क्स अपॉर्चुनिटीज के लिए, 3 मार्क्स थ्रेट्स के लिए. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगी, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स वगैरह महंगी होंगी, इंपोर्टेड गुड्स महंगी होंगी, उससे लिविंग स्टैंडर्ड्स ड्रॉप होंगे. फॉलो कर रहे हो? अब समझ आ गया अब्दुल्ला टोटली? ओके ओके. अब जी किसी और को मसला हो? बिल्कुल होता है, दोनों साइड का मल्टीप्लायर इफेक्ट है. इसमें थ्रेट्स में आप लिख सकते हैं डाउनवर्ड और अप, अपॉर्चुनिटीज में अपवर्ड. ठीक हो गया बच्चों? सेक्शन ए अभी भी आप लोगों को जरा बॉदर कर रहा है, मैं नोट कर रहा हूँ, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चंस, विच इज़ फाइन, इट इज़ द केस. ये थोड़ा टफ होता है, लेकिन अपनी इकोनॉमिक्स याद रखिएगा. क्लासेस में क्या पढ़ा था, हमारी थ्योरी क्या थी, नोट्स में क्या लिखा हुआ था, उसके मुताबिक अप्लाई करेंगे तो कोई भी इकोनॉमी आपके लिए मुश्किल नहीं है. यही तो. जी जी जी. आई वुड से अप टू, आप इस तरह माइंड में सोचिएगा कि अप टू 3 मार्क्स फॉर why demand pull, how demand pull inflation will be affected.
अप टू 3 फॉर हाउ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन विल बी अफेक्टेड। पॉइंट तो एक ही है ना मेरे बेटा, सरप्लस हुआ है बजट, ठीक है ना? उसके हिसाब से अप्लाई करते जाओ, फिर कंक्लूड कर दो कि ओवरऑल क्या है, नेट इफेक्ट पे डिपेंड करता है। क्लियर आमना? Okay, let's go on to the next question. Section B should be quite easier. With the help of production possibility, पुरानी मार्क्स स्कीम है, आई विश इट हैड कंटिन्यूड, बहुत आसान थी। नई वाली में थोड़ा सा 8 मार्क्स वाले प्लीज वीडियोस देख लीजिए जिन बच्चों ने मिस की थी। मार्च 23 का पेपर और स्पेसिमन पेपर 23, उसमें नई मार्क्स स्कीम है तो उसके हिसाब से हमने सॉल्व किया था। विद द हेल्प ऑफ, जी जी जी, क्या आता है? गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं है। प्लान्ड इकोनॉमी और हाँ मतलब ये यूनिट वन है ना, उसने पूरा यूनिट वन का उठा के क्वेश्चन आपको बना दिया, ठीक है? राइट जी। सिंपली पहले क्वेश्चन, जी जी बेटे जी। इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं, हर क्वेश्चन जो करेंगे उसको थोड़ा सा चेंज करते रहेंगे, ठीक है? ओके। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ अ पीपीसी डायग्राम या डायग्राम्स, आपकी मर्जी है, दो बनाओ। कंपेयर ग्रोथ इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। अब नई मार्क्स स्कीम क्या कहेगी जी कि आपको यहाँ पे नॉलेज के 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है? एंड ग्रोथ दैट रिजल्ट्स फ्रॉम रिडक्शन इन अनयूज्ड रिसोर्सेज इन इकोनॉमी, 3 मार्क्स फॉर एनालिसिस आपको यहाँ मिल जाएंगे। वन रीजन दैट माइट कॉज ईच टू अकर, 2 मार्क्स आपको इवैल्यूएशन के यहाँ पे वो कुछ थोड़ा सा ऐड करेगा, ठीक है? कि विच वन इज मोर लाइकली या विच वन अफेक्ट्स द इकोनॉमी मोर, या किसके बेनिफिट ज्यादा है, कुछ इस तरह की बात करेगा। समझ आ रही है? सो लेट्स स्टार्ट विद पीपीसी, डिफाइन भी कर दीजिएगा। मार्क्स कैसे मिलेंगे? जैसे ही आपने सही पीपीसी डायग्राम बनाया और 2 गुड्स के नाम सही तरह लिखे, लेट्स से कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। अब पहला केस, कंपेयर ग्रोथ इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमी की कैसे बढ़ती है, पीपीसी पे हम कैसे शो करते हैं? कोई बच्चा मुझे बताओ, फिर मैं ड्रॉ कर दूंगा। आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी, पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट बनाएं और उसकी रीजन क्या देंगे जी? वन रीजन फॉर दिस टू अकर, कौन बच्चा मुझे बताएगा? एक रीजन पूछ रहा है वो, एक रीजन पूछ रहा है तो इसमें मैं चाहूंगा, हाँ जी, सॉरी, ठीक है, लेकिन जो भी रीजन पकड़ो, हाँ, लेकिन जो भी रीजन पकड़ो, फाइन, लिस्टिंग आपने कर दी, रीजन जो भी पकड़ो उसको सॉलिडली करो। So, productive capacity may increase due to increase in quantity and quality of resources such as labor. Labor quantity can increase due to positive net migration when more immigrant skilled workers are coming into the country than those who are leaving, or more education and training of labor, which increases their productivity, their skills, their efficiency. As a result, the whole PPC shifts to the right. Economy can produce more of both goods. अब मैंने यहाँ पे क्या किया, उसने एक रीजन बोला था ना, तो मैंने लेबर को रीजन बना दिया और वो सारे फैक्टर्स जो लेबर के लिए साथ आपके हंसते हो, एडवांस मशीनरी उनको मिल जाए, ट्रेनिंग की वजह से वो ज्यादा अच्छा कर सकेंगे, एनीथिंग लाइक दैट, जस्ट मेक श्योर कि उसमें सब्सटेंस हो, आपने ज्यादा स्कोर करना है उसके ऊपर। समझ आ गया मेरे बच्चों, या थोड़ी कंफ्यूजन है यहाँ पे? ओके, अब बताएं मुझे दूसरी ग्रोथ, नहीं समझ आया? हैदर ये आसान तरीन क्वेश्चन है आपके पूरे एएस का, ये आसान तरीन क्वेश्चन है, मुझे बताएं कैसे नहीं समझ आई? क्या पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, क्या मसला हो रहा है? हम 2 टाइप की ग्रोथ पढ़ते हैं बेटे, आप तो A2 में 6 बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो। यस, यस। और दूसरी क्या है? फ्रॉम रिडक्शन इन क्वांटिटी ऑफ अनयूज्ड रिसोर्सेज इन इकोनॉमी। ये कौन सी ग्रोथ? एक्चुअल ग्रोथ। तो दुनिया का आसान तरीन क्वेश्चन है इधर, इस लिहाज से। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फिट कीजिएगा अपने कॉन्सेप्ट्स को। सबको समझ आ गई अब कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? ओके। अब दूसरा क्या बताएं मुझे? बिल्कुल बता दें, जरूर बताएं। मुझे बताएं कि ग्रोथ दैट रिजल्ट्स फ्रॉम रिडक्शन इन क्वांटिटी ऑफ अनयूज्ड रिसोर्सेज, ये कैसे होती है? ये पीपीसी पे कैसे शो करते हैं, ग्राफ पे?
ट्रेनिंग ऑफ लेबर विल शिफ्ट इट, फहदर गलत कर रहे हो, अनयूज लेबर को या लैंड को, यस, अ पॉइंट फ्रॉम इनसाइड पीपीसी को एरो लगा के टुवर्ड्स पीपीसी लेके आएंगे, ठीक है। वी स्टार्टेड यूजिंग द अनयूज्ड रिसोर्सेज, बंद फैक्ट्रियों को हमने खोल दिया, जो लैंड पहले हम यूज नहीं कर रहे थे उसको अब यूज करना शुरू कर दिया, ग्रो किया, उसमें मिनरल्स निकाले, उसमें से क्रॉप्स ग्रो की, जो लेबर को हमने जॉब नहीं दी थी अब उनको जॉब्स पे लगा दिया। और इसकी रीजन क्या होती है, हमेशा एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना या एग्रीगेट सप्लाई का। हम एग्रीगेट डिमांड पे फोकस करते हैं, दिस इज लिंक टू एग्रीगेट डिमांड, ये मैंने नोट्स के अंदर सॉल्व करके दिया हुआ है। सो एक्सपेंशनरी गवर्नमेंट फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी लगाए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना उनको। पॉइंट फ्रॉम इनसाइड पीपीसी विल मूव टुवर्ड्स पीपीसी, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल ग्रोथ। और जो दूसरी थी पीपीसी का शिफ्ट होना, लेबर की क्वांटिटी या क्वालिटी बढ़ने से हमने किया था, वो है पोटेंशियल ग्रोथ। रीजंस भी हमने कर दी। अब अगर वो कहता है विच वन इज मोर बेनिफिशियल, तो आप कहेंगे शॉर्ट रन में एक्चुअल ग्रोथ ज्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर रहे हैं। लॉन्ग रन में पोटेंशियल ग्रोथ, क्योंकि हम अपना लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को अपने पीपीसी को पूरा बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। समझ आ गया मेरे बच्चों? अब यहां पे अगर आपने खाली वाई लिख दिया कोई मार्क नहीं, गुड वाई लिखो, गुड एक्स लिखो, या कंज्यूमर कैपिटल गुड्स लिखो। पीपीसी को दोनों वॉल से स्टार्ट करना है, पहले रोक दिया कोई मार्क नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको ए बी का नाम दे रहा हूँ। बीच में मैंने एक पॉइंट यू लगाया और उससे एरो करके मैं पीपीसी के पास आ गया, इसको एक्स बोल दिया। फिर पूरे पीपीसी को बाहर शिफ्ट कर दिया, सी डी बोल दिया। अब मेरा बेटा दोनों एक ही ग्राफ में बन गई, तो यू से एक्स पे जो मूवमेंट थी दैट इज एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ। This is by utilizing previously unused land, labor, capital. Some factories may not have been operating at full capacity. Now we started using them closer to full capacity. Some labor may not have had jobs. We gave them jobs. Some land was not being, harvested. उसको हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. And this happens due to increase in aggregate demand. Expansionary fiscal and monetary policies by the government. In fiscal, government will reduce taxes and increase spending. बजट डेफिसिट करेंगे, एंड मॉनेटरी में इंटरेस्ट रेट कम करके या मनी सप्लाई बढ़ा के अपने पीपीसी के पास आएंगे एग्रीगेट डिमांड बढ़ा के। ये शॉर्ट रन ग्रोथ है। फिर पूरा शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमने लेबर की बात की, फॉर एग्जांपल लेबर, हमने उनको ट्रेनिंग एजुकेशन दी, उनकी स्किल्स प्रोडक्टिविटी बढ़ी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई, पीपीसी बाहर शिफ्ट, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट हो रहा है बेटे। सप्लाई साइड पॉलिसीज, और हम क्या कर सकते हैं जी, हमने इमिग्रेशन ली स्किल्ड वर्कर्स की, एमिग्रेशन कम थी, इमिग्रेशन ज़्यादा थी, नेट माइग्रेशन पॉजिटिव, लेबर सप्लाई बढ़ी, अगेन कॉस्ट फर्म्स की कम हुई क्योंकि सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा थी। ए बी से सी डी पे हम शिफ्ट हो गए। ये टोटल आंसर है आपका। अब समझ आ गया इधर, या कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ओके, कोई मसला नहीं, मैं जस्ट आई वांट टू मेक श्योर। जी जी बेटे। यस, no, 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 it will not lead to, it will be caused by increase in aggregate demand. एग्रीगेट डिमांड इसकी रीजन है, जब वो बढ़ाते हो तभी जॉब्स क्रिएट होती हैं, तभी हम अनएम्प्लॉयमेंट कम करते हैं, तभी हम अपने रिसोर्सेज को ज्यादा फुली यूज करते हैं। इट विल नॉट लीड टू एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड राइज विल लीड टू एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ। कुछ फॉलो कर रहे हो? बट तो रिसोर्सेज को जॉब्स नहीं मिल जाती ना, एग्रीगेट डिमांड पहले बढ़ती है फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। जी बच्चों, ये आसान क्वेश्चन था, मैं बिट वरिड पीपीसी के ऊपर। आप लोगों को अब तक बहुत ग्रिप आ जानी चाहिए। मोस्ट बच्चे, अब मुझे होप है कि अगले कुछ क्लासों में कहोगे स्किप कर दे सर, ये क्वेश्चन आ गया समझ। जी मुझे बताएं, अब इसको और मजीद बात करूं 8 मार्क वाले पे। और मैंने कहा था अगर वो इवैल्यूएशन के लिए कहता है कि विच वन इज मोर बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी, तो क्या बोलना है? Actual economic growth is more beneficial in short run as it starts utilizing unused resources. We come closer to our PPC. Potential economic growth is more useful in long run as economy is able to expand its productive potential, its long run aggregate supply rises, overall productive capacity has increased. समझ आ गया मेरे बच्चों?
ओके, थोड़ी आवाज़ें खामोश खामोश हैं, या तो रोज़ों का असर है या समझ नहीं आया पूरा। चल एनीवेज़, लेट्स नेक्स्ट वाला बहुत आसान है। जी, जी, जी। एब्सोल्युटली है ही यही बेटे, कह सकते हैं क्या, ये कहना है आपने। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का शिफ्ट, पीपीसी के शिफ्ट सेम चीज़ है। उसकी कॉजेज़ वही हैं, गवर्नमेंट की सप्लाई साइड पॉलिसीज़, डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज़, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सब्सिडीज़, वो सारा कुछ। ठीक है? ओके जी। बी पार्ट जी, बहुत आसान क्वेश्चन है और 12 वाले की मार्क्स स्कीम तकरीबन वही है। डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्लान्ड इकोनॉमी, 4 मार्क्स। कंसिडर वेदर द ट्रांजिशन ऑफ एन इकोनॉमी इन व्हिच मेनी रिसोर्सेज आर एलोकेटेड बाय मार्केट फोर्सेस इज लाइकली टू बी ओवरऑल बेनिफिट। तो पहले 4 मार्क्स के लिए हम डिसएडवांटेजेस बताएंगे प्लान्ड इकोनॉमी के। इसका हल क्या है, पहले प्लान्ड इकोनॉमी को डिफाइन करें, हु ओन्स, व्हाट्स द मोटिव, व्हाट इज द मैकेनिज्म, फिर 4 डिसएडवांटेज बताएं। फिर जी 4 या 3, मतलब 4 मार्क्स के लिए डिसएडवांटेज बताएं। और कंसिडर वेदर वो ट्रांजिट हुई है फ्रॉम व्हाट, प्लान्ड इकोनॉमी टू फ्री मार्केट सेक्टर टाइप, उसके एडवांटेज डिस्कस करें, कुछ डिसएडवांटेज भी, मार्केट फेलियर्स, और एंड पे हम एक इवैल्यूएशन देंगे इसी बेस के ऊपर। सबको क्वेश्चन समझ आ रहा है? टाइम हमारे पास थोड़ा है, मैं जल्दी से खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि हम उसमें ना डिले ना हो जाए। ये देखो ना, वो कह रहा है कॉल मिस खत्म हो रही है। चले, लेट्स मी क्विकली डू इट नाउ। वेयर इज द क्वेश्चन? यहाँ पे कहीं है जी मेरे बेटे, जल्दी से करते हैं। अब जी मैं साफ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अ प्लान्ड इकोनॉमी, इसी क्वेश्चन को बी को, अ प्लान्ड इकोनॉमी इज द वन वे रिसोर्सेज, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज लिख दीजिएगा, इंसानों को कोई ओन नहीं करता। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय government. Central planning is operated, decision is made through government body. ठीक है? Rationing mechanism takes place where government decides what to produce, how to produce, and for whom to produce. They allocate quotas for firms to produce different goods, and then they distribute them according to needs, because welfare is their main concern. अब हम इसमें जा रहे हैं जी, डिसएडवांटेजेस। प्लान्ड इकोनॉमी lacks profit motive. Therefore, workers and firms are not geared towards efficiency and reducing cost. There's a lot of wastage, which results in higher cost and lower efficiency. Planned economy also produces low quality goods because of lack of competition, which reduces consumer choice and sovereignty, their welfare falls. Planned economy governments often lack resources to adopt new technology, hence, they try to produce in a traditional way, which results in lower efficiency and poorer quality output. They produce more necessities and luxuries, and those goods that consumers want are not produced because of lack of सिग्नल, इंसेंटिव एक्सेट्रा, जो प्राइस मैकेनिज्म के फंक्शंस हैं। समझ आ गया मेरा बेटा? फ्री मार्केट के एडवांटेज, ये मिरर इमेज है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब चलते हैं जी, जब वो ट्रांजिट होके बन जाएगी फ्री मार्केट, तो उसके क्या फायदे होंगे? यही फायदे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट मोटिव की वजह से रिसोर्सेज सरप्लसेस, शॉर्टेजेस नहीं लगेंगे, कंज्यूमर्स की चॉइस बढ़ जाएगी, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, नई टेक्नोलॉजी लगाएंगे, वर्कर्स को ट्रेन करेंगे, profit motive will gear them, supply and demand will decide what to produce, to signal, incentive, सबकी वजह से बहुत अच्छी रिसोर्स एलोकेशन होगी। लेकिन मसला क्या होगा? मार्केट फेलियर्स, डीमेरिट गुड्स जो इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से ओवर कंज्यूम एंड ओवर प्रोड्यूस हो जाएंगी, मेरिट गुड्स इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से कम प्रोड्यूस और कम कंज्यूम होंगी, एक्सटर्नल कॉस्ट पोल्यूशन वगैरह बहुत होंगी, क्योंकि प्रॉफिट बनाने के लिए वो चीपर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करने की कोशिश करेंगे। Monopolies will dominate and exploit consumers by raising prices and reducing quantity and quality. अब फाइनल रिव्यू देते हैं जी। एज डिस्कस्ड अबव, planned economy transiting to free market economy does bring its benefits of efficiency, profit motive, and price mechanism. However, whenever markets fail due to merit, demerit goods, and monopolies, some level of government intervention becomes desirable or necessary. To conclude, government should keep their stake in important industries like education, healthcare, etc. to avoid market failures. जी मेरे बेटे, क्या पूछ रहे थे आप? कुछ पूछ रहे थे, मैं बात किए जा रहा था।
हाँ, वही बात कर रहा हूँ ना कि कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, जिसमें वो इंटरवेंशन करें, डीमेरिट गुड्स पे टैक्स लगाएँ, मेरिट गुड्स को खुद प्रोड्यूस करें या सब्सिडीज़ दें, स्टफ लाइक दैट। ठीक हो गया? जी मेरे बेटा। ऑफ कोर्स बेटे, बिकॉज़ उसने कहा है ट्रांज़िशन हो गया है, तो अब बताएँ क्या रिसोर्सेज़ अच्छी तरह एलोकेट हो रहे हैं? कहाँ अच्छे एलोकेट हो रहे हैं और कहाँ नहीं अच्छे हो रहे हैं, सब बताना पड़ेगा ना। जी, इवैल्यूएशन में करते हैं बिल्कुल, मकसद यही था कि आपने उसका टोटल कंक्लूड करना है, फाइनल जजमेंट देनी है। सैटिस्फाइड बच्चों, समझ आ गया है या शैल आई कंटिन्यू? टाइम खत्म हो रहा है बिल्कुल। ओके जी, सो आई एम क्लोजिंग द क्लास एंड आई विल रिकॉर्ड, ये लगा दूँगा आपको इंशाल्लाह ताला एक वीडियो मेरे से